यरूशलेम से इस वक्त एक बेहद गंभीर और विवादित खबर सामने आ रही है, जहां गजा की ओर जा रहे फ्लोटिला के 2 विदेशी एक्टिविस्ट को इजराइल की जेल में हिरासत में रखा गया है और उनके साथ मानसिक प्रताड़ना, धमकियां और ख़राब हालात में रखने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक स्पेन के नागरिक सैफ अब केशेक और ब्राज़ील के थियागो अवीला को पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था, जब गजा की तरफ जा रहे उनके एक जहाज़ को इजरायली सुरक्षा बलों ने समुद्र में रोक लिया था। रविवार को इजरायली अदालत ने उनकी हिरासत को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके बाद ये मामला और गर्मा गया है। अधिकार संगठन अदाला ने दावा ये किया है कि थियागो अवीला से लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उन्हें खुलेआम धमकियां तक दी गई, या तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर 100 साल जेल में सड़ा दिया जाएगा। संगठन के मुताबिक दोनों एक्टिविस्ट को पूरी तरह अलग अलग रखा गया है और उनकी सेल में हर समय तेज रोशनी जलाई जाती है और अवीला को बेहद ठंडे माहौल में रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें सेल से बाहर ले जाया जाता है तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। यहाँ तक कि मेडिकल जांच के दौरान भी बताया ये गया कि दोनों एक्टिविस्ट पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। एश्केलॉन की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें युद्ध के दौरान दुश्मन की मदद करना और आतंकी संगठन को सहयोग देना शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ अदालत के वकीलों ने उन आरोपों को चुनौती देते हुए कहा है कि दोनों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से गैर कानूनी तरीके से उठाया गया है और उनके साथ शारीरिक हिंसा की गई है, जिसमें मारपीट और कई दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखना शामिल है। हालांकि इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि ये दावे पूरी तरीके से झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ऑरेन मार्मोरस्टीन ने साफ कहा है कि दोनों एक्टिविस्ट के साथ किसी तरह की कोई यात्रा नहीं की गई है। वहीं इजराइल का यह भी कहना है कि ये दोनों पॉपुलर कॉन्फ्रेंस फॉर फिलिस्तीनियंस अब्रॉड से जुड़े हुए हैं, जिस पर अमेरिका पहले ही हमास के साथ गुप्त संबंध होने का आरोप लगा चुका है। इस बीच गजा की ओर जाने वाले इस फ्लोटिलिया मिशन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के जहाज़ों को रोका जा चुका है। आपको बताते चले कि इजराइल साल 2007 से गजा में आने जाने के सभी रास्तों को कंट्रोल करता है और इस दौरान कई बार मानवीय मदद को भी रोका गया है। मोसाद से कथित संबंध रखने वाले 3 लोगों को ईरानी अधिकारियों ने फांसी दे दी है। इन पर जासूसी और देश में अशांति फैलाने के आरोप थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहराब अब्दुलजादे नाम के शख्स को विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरान के सुरक्षा बल के सदस्य अब्बास फतेहमिया की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या करने का आरोपी पाया गया था। वहीं याकूब करीमपोर और नासिर बाकरजादे को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी गई। ईरान का दावा है कि ये लोग सरकार और धार्मिक नेताओं की संवेदनशील जानकारी और ख़ास तौर पर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी अहम जानकारियां इकट्ठा करके मोसाद को भेज रहे थे। इसी बीच हालात और ज़्यादा ख़तरनाक तब हो गए जब ईरान ने दावा ये किया कि ओमान की खाड़ी में जास्क द्वीप के पास यूएस नेवी के एक जहाज़ पर मिसाइल हमला किया गया है, जिसने चेतावनी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने की कोशिश की। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी अमेरिकी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ है और अमेरिकी सेना अभी भी ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी को लागू कर रही है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट्स बना हुआ है, जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी जहाज उनके बनाए नियमों का उल्लंघन करेगा और उसे ज़बरदस्ती रोका जाएगा। वहीं अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी के हमलों के बाद से शुरू हुई जंग अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है और पाकिस्तान की मध्यस्थता से 8 अप्रैल को हुए सीज़ फायर के बावजूद हालात लगातार और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और अब ये घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि मिडल ईस्ट में बड़ा विस्फोट किसी भी समय हो सकता है।
मिडल ईस्ट से इस वक्त एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान का एक विशाल सुपर टैंकर सुरक्षा घेरों को चकमा देकर निकल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का VLCC जहाज ह्यूज करीब 1.9 मिलियन बैरल यानी लगभग 220 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल लेकर US नेवी की निगरानी से बचते हुए फार ईस्ट की तरफ बढ़ गया। ये जहाज आखिरी बार श्रीलंका के पास देखा गया था और अब इंडोनेशिया के लॉम्बॉक स्टेट के रास्ते रियाओ आर्किपेलागो की ओर बढ़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस टैंकर ने 20 मार्च के बाद से अपना AIS सिग्नल बंद कर दिया था, जिससे इसकी ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन हो गई। ये पूरा घटनाक्रम स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स पर जारी टेंशन और अमेरिकी ब्लॉकेट के बीच हुआ है, जहां हर जहाज पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन इस घटना ने दिखा दिया है कि ईरान अभी भी वैश्विक तेल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोज रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी साइलेंट जंग चल रही है, जिसे रूट्स वॉर कहा जा रहा है, जहां पाइपलाइन और समुद्री रास्ते अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि ताकत और कंट्रोल का हथियार बन चुके हैं। ईरान, कतर और तुर्की जैसे देश इस गेम में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार में से एक है, लेकिन पाबंदियों के कारण ये पूरी ताकत से सामने नहीं आ पा रहा है। कतर समुद्री रास्तों से LNG सप्लाई में पहले से मजबूत है, जबकि तुर्की खुद को एक बड़े ट्रांजिट हब के बदलने की कोशिश कर रहा है। ये मुकाबला सिर्फ तेल गैस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इससे तय होगा कि आने वाले समय में कौन सा देश ग्लोबल एनर्जी मैप पर हावी रहेगा। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि पाइपलाइन और शिपिंग रूट से भी लड़ी जा रही है, और ये साइलेंट वॉर मिडल ईस्ट के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां यूनाइटेड अरब अमीराट्स के फुजरा में ईरान की तरफ से हुए ड्रोन हमले ने हालात को फिर से बेहद ख़तरनाक बना दिया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर लागू है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सीज़ फायर अब टूट चुका है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन अटैक के बाद फुजरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसके बाद तुरंत सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, और इसमें कई घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और एम्बेसी ऑफ इंडिया इन UAE ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वे स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं, ताकि घायल भारतीयों का सही तरीके से इलाज और देखभाल हो सके। इसी बीच हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि UAE के बड़े शहर दुबई और अबू धाबी ने मोबाइल अलर्ट जारी कर लोगों को चेतावनी दे दी गई कि मिसाइल हमले का खतरा हो सकता है और तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाएं, खिड़कियों, दरवाज़ों और खुले इलाकों से दूर रहें। दूसरी तरफ UAE की सेना ने दावा ये किया है कि उसने 3 ईरानी मिसाइलों को समुद्र के ऊपर ही इंटरसेप्ट कर दिया है, जबकि एक मिसाइल समुद्र में जाकर गिर गई है। ये पहली बार नहीं है जब फुजरा को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी 14 मार्च को यहाँ के पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ था, जिससे तेल लोडिंग ऑपरेशन तक रोकने पड़े थे। और अब एक बार फिर इस हमले ने साफ कर दिया है कि मिडल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और ज़्यादा खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर UAE जैसे सुरक्षित माने जाने वाले देश में इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, और क्या ये पूरा इलाका एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर सड़कों के निर्माण के लिए लगभग $270 मिलियन यानी भारी बजट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत इन सड़कों का मकसद इजरायली बस्तियों को आपस में जोड़ना बताया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके का नक्शा और ज़मीन की हकीकत बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को इस योजना के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए करीब 3 मिलियन शेकल यानी लगभग $1 मिलियन अलग से जारी किए गए हैं, और अगले 45 दिनों के भीतर इस पूरे प्रोजेक्ट को सरकार के सामने अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस कदम पर फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे वेस्ट बैंक में तेज़ होती उपनिवेशिक गतिविधियों का हिस्सा बताया है।
फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के अनुसार ये विस्तार उस समय और तेज़ हुआ है जब से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार सत्ता में आई है। आंकड़ों के अनुसार इस वक्त वेस्ट बैंक में करीब 5 लाख इजरायली सेटलर सैकड़ों बस्तियों और छोटे आउटपोस्ट में रह रहे हैं, जबकि करीब 2.5 लाख के आसपास लोग ईस्ट यरूशलेम में बसे हुए हैं। ये सभी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं, लेकिन इजराइल लगातार इनके विस्तार पर काम करता रहा है। दरअसल 1967 के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन बस्तियों को जोड़ना और इन्हें मजबूत करना है, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जो इलाके हैं उनके विस्तार को सीमित कर दिया गया है, जिससे वे बड़े शहरों में विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हालात और ज़्यादा सख्त तब हो गए हैं जब साल 2000 में अल अक्सा इंतिफादा के बाद इजराइल ने सैकड़ों मिलिट्री चेक पोस्ट बना दी और करीब 700 किलोमीटर लंबी एक अलगाव दीवार खड़ी कर दी, जिससे फिलिस्तीनी इलाकों के बीच संपर्क और भी टूट गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कई ऐसी सड़कें भी हैं जिन पर फिलिस्तीनियों को चलने की अनुमति नहीं है, जैसे कि रूट 44।